नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SD60 पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम सब लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे संधि। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत क्या देखेंगे? संधि देखेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आप लोग कारक विभक्ति से संबंधित पढ़ रहे थे। आज देखना है संधि, लेकिन संधि कोई बहुत ही साधारण या बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और जो संधि है, और संधि ही नहीं बल्कि समस्त व्याकरण जो है वो महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। इसलिए संधि पढ़ने से पहले, प्रत्यय प्रत्यय प्रत्याहार पढ़ने से पहले हमें माहेश्वर सूत्रों को जान लेना आवश्यक है। अगर हम माहेश्वर सूत्रों को भली भांति जान लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आपकी समझ में प्रत्याहार भी आ जाएंगे, संधि भी आ जाएंगी, सूत्र भी आ जाएंगे, आपसे कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए हम शुरुआत करते हैं माहेश्वर सूत्रों से। माहेश्वर सूत्र सबसे पहले देखेंगे और फिर उसके बाद क्रमानुसार संधि देखेंगे, प्रत्यय प्रत्याहार सब कुछ देखेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हमें संधि शुरू करने, तो साथियों संधि पढ़ने से पहले हमें माहेश्वर सूत्रों के विषय में जान लेना अति आवश्यक है। यदि हम माहेश्वर सूत्र समझ लेंगे तो प्रत्यय प्रत्याहार संधि समास सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। इनसे संबंधित जितने भी सूत्र होंगे वो भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं माहेश्वर सूत्र। ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। सब लोग जिन्होंने महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय पढ़ा होगा तो उनको जानकारी होगी कि महर्षि पाणिनि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और इतनी कठिन तपस्या किया कि भगवान शिव महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव नाचने लगे, भगवान शंकर नाचने लगे और उनके डमरू से जितनी बार आवाज निकली, उन्होंने अपना डमरू बजाया, 14 बार आवाज निकली और उस 14 बार की आवाज को महर्षि पाणिनि ने सूत्र के अनुसार क्रमबद्ध कर दिया। ऐ उड़ रिल रिक एओंग एओच, इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों को कितने नंबर पे लाके खड़ा कर दिया? 14 नंबर। कितने सूत्र बना दिए? 14 सूत्र। उन सभी 14 सूत्रों को आज हम सब लोग बारी बारी से देखते हैं। ऐ उड़, आ ई उ ड़। और एक बात ध्यान देना है कि जो अक्षर अंत में होगा उसमें हलंत जरूर होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऐ उड़, रिल रिक, एओंग, एओच, अयुड़, रिलरिक, एओंग, एओच,
लड़, लड़, यमंगणनम, यमंगणनम, फिर झभय, झभय, घड़ धस, घड़ दस, जब गड दस, जब गड दस, जब गड दस, फिर खा फ छ ठ थ, खफ छठथ, चट तव, खफ छठथ चट तव, कपय, खफ छठथ चट तव कपय, सस सर, सस सर हल। अब ये जितने सूत्र लिखे हैं इन सभी सूत्रों को आप पढ़ सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये 14 सूत्र हो गए कि नहीं। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। कितनी है? 14। अब गलत नहीं होना है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और बीच में देख लेते हैं कहीं छूट गया है। एओज के बाद हैवर्ट जो छूट गया है उसको नोट कर देते हैं। एओज के बाद क्या है? हा या वा रा टा। अब इनकी संख्या हो गई 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हुए 14। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, एक बार इनको हम पढ़ करके बता दे रहे हैं। ठीक है, आयुड़, रिलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, यमंगड़नम, जबय, गड़दस, जब गड़दस, खफ छठत चटतौ, कपय, सस सर हल। आयुड़, रिलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, यमंगड़नम, जबय, गड़दस, जब गड़दस, खफ छठत चटतौ, कपय, सस सर हल। तो इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। ठीक है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हो गए और इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से हम संधि कैसे पढ़ेंगे, प्रत्याहार कैसे पढ़ेंगे,
ये सब कुछ बारी बारी से एक एक क्लास में आपको विधिवत जानकारी हो जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, जैसे हम जब संधि पढ़ने लगते हैं उसमें जब दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं, उसमें जब हम क्या पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं, तो वहां पर एक सूत्र आता है और वो क्या होता है, सूत्र लिखा रहता है अकाहा सवर्णे दीर्घः। यह सूत्र लिखा रहता है किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। किसमें लिखा रहता है, दीर्घ स्वर संधि में सूत्र लिखा रहता है अकः सवर्णे दीर्घः। ये जो अकः लिखा है, आज इस अकः को समझना है कि यह अकः आता कहां से है। यह है अक प्रत्याहार। ये क्या है, यह है अक प्रत्याहार। और इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि अक प्रत्याहार के समान वर्ण जो आते हैं, अक प्रत्याहार में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए यहां से हम जब प्रत्याहार बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहां से हम सबसे पहला अक्षर उठा लिए। सबसे पहला अक्षर क्या है, छोटा आ, और यहां से फिर हम उठा लिए का। ठीक है, अक प्रत्याहार बनाना है, यहां से आ और यहां से का, तो इन दोनों को उठाए और यहां लिख दिए तो क्या बन गया, अक प्रत्याहार बन गया, अक प्रत्याहार बन गया। अब क्या करना है, इनके बीच में कौन से वर्ण आते हैं। देखिए यहां से हम गिनना शुरू करेंगे, तो यहां से सबसे पहले आएगा छोटा आ, फिर छोटी ई, छोटा ऊ। इनको हम, अब यहां पर जो हलंत लगा है इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं। फिर यहां पर क्या है, री, ली। अब सब लोग समझ गए होंगे कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। और यही 5 वर्ण दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में कहता है कि अकः सवर्णे दीर्घः, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के असमान ही कोई स्वर जब आता है, उनके समान ही जब कोई स्वर आता है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब वहां पर समान कैसे होता है, जैसे दीर्घ स्वर संधि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें देखा कि छोटा आ प्लस छोटा आ, अब ये भी समान हो गया। ठीक है, इसी तरीके से छोटा आ प्लस बड़ा आ, या फिर बड़ा आ बड़ा आ, मतलब कोई भी वर्ण जब इन्हीं के समान वर्ण आएगा तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक, तो ये इतना बेसिक जानकारी जो सूत्र से संबंधित थी, माहेश्वर सूत्र से संबंधित थी, वो हमने आपको बता दिया है। ठीक, अब इसके बाद हम संधि भी पढ़ेंगे और प्रत्याहार भी पढ़ेंगे। ठीक, अब जब हम संधि की बात करते हैं तो संधि के विषय में भी थोड़ा सा हम जानकारी कर लेते हैं कि कौन कौन सी संधियां होती हैं। लेकिन उससे पहले जो माहेश्वर सूत्र हैं इनके विषय में हमें बहुत विस्तृत जान लेना है, क्योंकि हम कोई साधारण तैयारी नहीं बल्कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं, तो ये विधिवत जान लेना आवश्यक है। ठीक है, अब इसमें देखिए जितने भी वर्ण हैं, जितनी वर्णमाला है वो सभी इसी के अंतर्गत है। जितनी भी वर्णमाला है वो, जितने भी वर्ण हैं वो सभी इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत समाहित हैं। ठीक है, अब ये जो माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं, इन्हीं सभी माहेश्वर सूत्रों पर पूरी वर्णमाला टिकी हुई है। पूरी वर्णमाला इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में लिखी हुई है। अब जब पूरी वर्णमाला लिखी हुई है तो इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन से हैं, ठीक है, पंचमाक्षर कौन से हैं, इन सब को हमें विधिवत जान लेना है। आज की क्लास में ये सब कुछ हम जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वर वर्ण इसके अंतर्गत कौन कौन से
आते हैं। सबसे पहले हम स्वर वर्णों को जान लेते हैं। देखिए, स्वर वर्णों की हम गिनती करना शुरू करेंगे यहां से। छोटा आ, छोटा आ, ठीक है, क्या लिखा है? छोटा आ। और फिर छोटा आ के बाद क्या आता है? छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रीढ़, फिर री, फिर ए, ओ, ऐ, औ। ये इतने जो वर्ण लिखे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋढ़, ली, ए, ओ, आए, औ, ये इतने क्या हैं? ये हो गए तुम्हारे स्वर। और यहां पर तुम्हारे सामने देखिए, यहां से यहां तक सीधे चले आइए और इसमें जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी तुम्हारे स्वर निकल आए। ठीक है, सभी स्वर तुम्हारे सामने आ गए। अब ये इतने मूल स्वर हैं, ये इतने क्या हैं? ये इतने मूल स्वर हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत निहित हैं। ठीक, फिर अब जो स्वर वर्ण आए हैं, इन स्वर वर्णों के बाद हम क्या देखेंगे? इनके बाद देखेंगे हम कि इसमें कौन कौन से वर्ण अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्णों को ढूंढना है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण हो गए या, वा, रा, ला। यहां से यहां तक, यहां से या, वा, रा, ला, ये जो चार वर्ण लिखे हैं, इन चार वर्णों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम अंतस्थ वर्ण। ठीक है, या, वा, रा, ला, ये क्या हो गए? ये हो गए अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अब जो वर्ग के पंचम वर्ग होते हैं, जो वर्ग के पंचम वर्ग होते हैं, वर्ग क्या है? जैसे क वर्ग, च वर्ग। ठीक है, तो जो पंचमाक्षर होते हैं उनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो अब पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। वर्ग के पंचम वर्ण। अब वर्ग के पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, तो ये पंचम वर्ण जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं। अब पंचम वर्ण हमको इसमें ढूंढना है। यमंगणनम, ये हो गया पंचम वर्ण। इया, च, छ, ज, झ, इया पंचम वर्ण हो गया। ठीक है, तो इया, फिर है मा, फिर है अंगा, फिर है ड़ा, फिर है ना, और फिर है मा। ठीक, अमंगणम, ये जितने भी यहां पर नोट कर दिए हैं ये सभी क्या हो गए? ये हो गए पंचमाक्षर। यहां पर ये एक बार यहां नोट हो चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो लिखे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, अंगा आ गया। प, फ, ब, भ, मा, यहां पर मा आ गया। ठीक, तो ये सभी वर्ण जो लिखे हैं ये क्या है? ये वर्ग के पंचमाक्षर हैं। ये वर्ग के क्या हैं? ये वर्ग के पंचमाक्षर हैं। ठीक, इसी माहेश्वर सूत्रों से सब निकलते चले आ रहे हैं। इसी माहेश्वर सूत्रों से सब निकलते चले आ रहे हैं। अब जो वर्ग के चतुर्थ वर्ण होते हैं वे कौन कौन से हैं? यहां से झ, घ, घ, ध, ये जो पांच वर्ण लिखे हैं, झा,
भ, घ, ड़, ध। अब यहां पर देख लीजिए ये चतुर्थ वर्ण है, ये है चतुर्थ वर्ण। अगर परीक्षा में कोई पूछ ले कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत वर्ग के चतुर्थ अक्षर किस सूत्र में निहित है, किस स्थान पे है, तो आसानी से बता सकते हैं कि झभय घड़ दस, यहां पर पूरी तरीके से ये चतुर्थ वर्ण लिखे हुए हैं। चतुर्थ वर्ण में कौन कौन से आएंगे? झ, भ, घ, ल, ध, ये इतने हुए चतुर्थ वर्ण। ठीक है। अब अगर हम धा की बात करें तो तवर्ग पढ़ते हैं, ता, था, द, धा। चौथे स्थान पर आ गया कि नहीं आ गया? चौथे स्थान पर आ गया कि नहीं आ गया? फिर अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें, च, छ, ज, झ, चौथे स्थान पर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या हो गए? ये हो गए वर्ण के चतुर्थ अक्षर। ठीक है, वर्ग के चतुर्थाक्षर हो गए। फिर हम देखते हैं कि इस सूत्र के अंतर्गत तृतीय वर्ण कौन कौन से हैं? जब, गड, दस, जब, गड, द, जब, तृतीय वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? तृतीय वर्ण। यहां पर ज्यादा नीचे लिखा जा रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर हम नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना एक बार फिर से देख लीजिए, ये हो गए स्वर वर्ण। अभी तृतीय वर्ण जो है उनको हम ऊपर नोट करेंगे। ठीक, अच्छा लिखा रहने देते, इस तरफ नोट करते हैं तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण बहुत ध्यान से देखना है। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई साधारण परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब तृतीय वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यहां से सीधे जब, ग, द, हम लिख देंगे यहां पर ज, ब, ग, ड, द। ये इतने अक्षर जो है अब इनको पढ़ करके देख लीजिए। तृतीय स्थान पर आएंगे, चाहे चा, छा, जा, तृतीय स्थान पे आ गया। पा, फा, बा, तृतीय स्थान पे आ गया। का, खा, गा, तृतीय स्थान पे आ गया। इसलिए इनको तृतीय वर्ण कहते हैं। तृतीय वर्ण यानी वर्ग के तृतीयाक्षर या तृतीय वर्ण। ठीक, फिर हम जो द्वितीय वर्ण है उनको कैसे देखेंगे? ख, फ, छ, ठ, थ, तृतीय वर्ण है, यहां से यहां तक द्वितीय वर्ण। ठीक है, तृतीय देख चुके हैं, अब ये द्वितीय वर्ण है। द्वितीय वर्ण में कौन कौन से हैं? खा, फा, छा, ठा, था। ठीक है, अब ये हो गए द्वितीय वर्ण। का के बाद आता है खा, का के बाद क्या आता है? खा। पा के बाद क्या आता है? पा के बाद आता है फा। का के बाद खा, द्वितीय अक्षर है ना, द्वितीय अक्षर है तो खा हो गया, फा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया और था हो गया। ता, था, द्वितीय अक्षर हो गया। और ये सूत्र में लिखा कहां पर है? 11वें नंबर पर, खफ, छठथ, खफ, छठथ। तो ये इतना आपको जानकारी हो गई। ठीक, इसके बाद जो अब यहां पर देख लिया तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, और फिर इसके बाद हमको देखना है कि वर्ग के प्रथम वर्ण कौन से हैं। तो वर्ग के जो प्रथम वर्ण हैं वह हैं चा, ट, त, क, प। ये हो गए प्रथम वर्ण। ये क्या हो गए? प्रथम वर्ण हो गए। अब प्रथम वर्ण में हम क्या लिखेंगे? चा, टा, ता, का, पा। अब ये प्रथम वर्ण कैसे हो गए? जब हम शुरुआत करते हैं वर्ग की तो चा, छा, चा सबसे पहले आ गया, का सबसे पहले आ गया, पा सबसे पहले आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से इनकी शुरुआत करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, अभी इसमें कुछ अक्षर, कुछ वर्ण बाकी रह गए हैं, और जो बाकी रह गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ऊष्म। उनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म। ऊष्म मतलब ऊष्मा, और ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी।
जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ऊष्म वर्ण है कौन कौन से? सा, शा, सा, सर। ठीक है, ये देखिए, ये पूरे के पूरे ऊष्म वर्ण लिखे हुए हैं। सा, ख, स, ठीक है, और हा। यहां से यहां तक पूरे क्या लिखे हैं? ऊष्म वर्ण लिखे हैं। सा, स, हा। ये जितने लिखे, ये 4 वर्ण जो लिखे देख रहे हैं, ये ऊष्म वर्ण लिखे हैं। ठीक है, तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी, बेहद पसंद आई होगी। और यदि आपको पसंद आई है आज की क्लास, तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हमारी क्लास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है। ठीक है, कितनी अच्छी क्लास है आपके लिए, कितना अच्छा योगदान दे सकती है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बार बार तो नहीं कहना चाहूँगा, एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि